Hello students, we are studying class 9 political science chapter number 2 and this is the second part of this chapter. So students, chapter number 2 constitutional design के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसा कि हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लिया था और ये देखा था कि वहाँ पर किस कंडीशंस में वहाँ के संविधान का निर्माण किया। सो स्टूडेंट्स, आइए एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसे रिकॉल कर लिया जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि इन अ डेमोक्रेसी देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसे वहाँ के सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करना होता है और इस तरह के बहुत सारे बेसिक रूल्स आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का निर्धारण भी करता है कि उस डेमोक्रेसी में वहां के सिटीजन्स के क्या अधिकार होंगे, राइट्स क्या होंगे, और साथ ही साथ इस बात का भी निर्धारण करता है कि उस डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा और उनके पास कौन कौन से पावर्स होंगे और वो किस तरह से फंक्शन करेगा, यानी कि कार्य करेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, किन लोगों के द्वारा किया गया और इसके बेसिक उद्देश्य जो थे, यानी इसके निर्माण करने के पीछे क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ के भी जो सिचुएशंस थे वो लगभग साउथ अफ्रीका की तरह ही थे। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के लोग वहाँ एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ सड़क पर उतर गए थे, उनका विरोध कर रहे थे, उसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी सिचुएशन था। यहाँ पर जो लोग थे वो एक तो गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलते हुए एक आम नागरिक की तरह रहने जा रहे थे। और इंडिया के साथ एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये घटी कि जब इंडिया आजाद हुआ उस समय इसके साथ एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर भारत का और जो पार्टीशन हुआ वो भी रिलीजियस बेसिस पे हुआ, यानी धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अलग अलग बन गए। और इस बंटवारे का इफेक्ट ये था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से तकरीबन 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, यानी 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। सो एक तरफ जहां हमारा देश ब्रिटिश रूल से आजादी पा रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आजाद हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो गई जहां पर इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र अलग अलग बढ़ गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आ गई कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक और गेम खेला। वो यहाँ से जाते जाते यहाँ के जो लोकल प्रिंस थे, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले क्या था, भारत में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो ब्रिटिश जो है यहाँ से जाते जाते उन्होंने एक ऐसा लॉ बना दिया जहां पर उन्होंने लोकल प्रिंसेस को ये आदेश दिया, उनको ये आजादी दी कि वे अपनी मर्जी से चाहे तो भारत का हिस्सा बन जाए या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या फिर वो डेमोक्रेटिक रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी प्रिंसली स्टेट्स का रूलर अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था या इंडिया का हिस्सा बन सकता था, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी अपना एक अलग राष्ट्र बना सकता था। सो जो इंडिया के लीडर्स थे उनके सामने एक सिचुएशन खड़ी हो गई कि किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स को अपने में शामिल किया जाए। ये इतना आसान भी नहीं था। इस तरह से यहाँ के रूलर्स को यहाँ के प्रेजेंट और फ्यूचर की भी काफी चिंता थी। बट इस तरह के विपरीत सिचुएशंस, अनकंडीशनल सिचुएशंस होने के बावजूद इंडिया के पास एक बेनिफिट ये था कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था उस समय ही उन्हें बैठकें कर कर और एक दूसरे के साथ सहमति बनानी पड़ रही थी कि कौन सा अमेंडमेंट उसमें शामिल किया जाए और कौन सा नहीं। लेकिन इंडिया के साथ क्या था कि जब इंडिया गुलाम था उस समय ही इंडिया के लीडर्स बहुत सारे पॉइंट्स पर अपनी राय बना चुके थे। दैट मीन्स कि ज्यादातर जो बेसिक पॉइंट्स थे
जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना था, यहाँ के लीडर्स पहले ही उसे तय कर चुके थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा था। साथ ही 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ था, एक सेशन हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, जिसमें कि नेशनल कांग्रेस ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, यानी कि एक रूपरेखा तैयार की थी जो ये दर्शाता था कि जब भारत आजाद होगा, यानी आजाद भारत का संविधान किस तरह से दिखेगा। और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया था कि भारत के संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी। दैट मीन्स कि यहाँ के जो वयस्क होंगे, जो एडल्ट होंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी दी जाएगी, यानी कि लोगों को आजाद रहने का और समानता का अधिकार प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो माइनॉरिटी सेक्शन होगी, यहाँ की वैसे लोग या वैसी कम्युनिटीज जिनकी संख्या कम होगी, जो माइनॉरिटीज होंगे, उनके राइट्स का यहाँ प्रोटेक्शन किया जाएगा, यानी कि उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। ये सारी बातें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कही गई। सो हम लोग देखते हैं कि इंडियन लीडर्स के द्वारा हमारा जो संविधान की रचना करने से पहले ही कुछ बेसिक वैल्यूज यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर पहले ही आम सहमति बनाई जा चुकी थी। और 1937 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि जो लोकल लेजिस्लेचर थी उसके लिए इलेक्शंस कराए गए थे। हालांकि ये इलेक्शन पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तो नहीं था, लेकिन यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर्स को, बहुत सारे जो लीडर्स थे, उनको विधानसभा में जाने का मौका मिला और वहां पर उन्होंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया वो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि यही वो लोग थे जो आगे चल के भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले थे। और इन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के द्वारा स्थापित किए गए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लॉज को अपना लिया और बिना उसमें किसी तरह का चेंज किए अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपने यहाँ के संविधान में उसे लागू कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यानी भारतीय संविधान निर्माण का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो अभी तक किस तरह से तय किया गया। हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनका निर्धारण डिसीजन जो है वो पहले ही लिया जा चुका था, यानी कि आज़ादी से पहले ही जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पर आपसी सहमति बना ली थी और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे, ऐसे रूल्स भी थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए थे और उसे हूबहू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखिर भारतीय संविधान के निर्माता थे कौन। तो कुछ ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। अब ये संविधान सभा क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कुछ नाम हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद है, भीमराव अंबेडकर हैं, बलदेव सिंह हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, कन्हैया लाल मणिकलाल हैं। तो इनके तरह ही और भी बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा की थी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे किसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात तो तय थी कि भारत जैसे विशाल देश के लिए जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और इतने बड़े क्षेत्रफल वाले राष्ट्र के लिए इतनी डाइवर्सिटी जिस कंट्री में हो, उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है तो वो किसी एक पर्सन के बस की बात थी नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ कि ऑल ओवर इंडिया से कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर सिलेक्ट किया गया और इन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन किया गया उन सभी के लिए एक सभा का आयोजन किया जाना था, जिसमें कि ये सारे लोग एक साथ बैठकर और भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले थे। और इन रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन यानी कि इनके सिलेक्शन के लिए जो इलेक्शन था वो जुलाई 1946 को किया गया था, जिसमें इसके बाद फर्स्ट मीटिंग जो थी यानी कि ये सभा का जो फर्स्ट मीटिंग था वो दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग आयोजित किया गया। बट उसके बाद हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा होने के कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बंटवारा हो गया, जिससे कि क्या क्या बना,
असेंबली ऑफ इंडिया और असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पूरे भारत से रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन हुआ था वो भी दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा हो गया भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात क्या थी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें 299 मेंबर्स थे। इसका मतलब है कि 299 मेंबर्स ने मिलकर भारत के संविधान की रचना की थी और इन सभी 299 मेंबर्स ने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भारत में लागू कर दिया गया। यानी कि हमारे संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और इसी कारण से हम हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत में किस तरह के कंडीशंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, किन लोगों की इंपॉर्टेंस रोल थी इसमें, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे कहते हैं और इसमें कितने मेंबर्स थे, और भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया। बट स्टूडेंट्स, एज एन इंडियन हम सबके मन में एक सवाल उठ सकता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण 1949 में किया गया, यानी कि आज से करीब लगभग 70 साल पहले, उस चीज को हम आज तक क्यों मान रहे हैं? तो इसका जो जवाब है वो कुछ इस तरह से है। देखिए स्टूडेंट्स, भारत के संविधान के निर्माण में ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति का ही व्यू था या सिर्फ एक व्यक्ति का ही उसमें इंपॉर्टेंस था, उसका रोल था। भारत का संविधान जो है वो आम सहमति से बनाया गया था। आम सहमति कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया से अलग अलग रीजन्स से लीडर्स का सिलेक्शन किया गया था और वो हर लीडर अपने रीजन्स का रिप्रेजेंट कर रहा था इस मीटिंग में, संविधान सभा में। सो इस वजह से उन सभी के माइंड को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए भारत का संविधान बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक पर्सन का, दो पर्सन का या फिर किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का इसमें रोल हो, बल्कि ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। पूरे इंडिया के अलग अलग रीजन्स से चुने गए लीडर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया। देखिए, अगर हम वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चलकर बदलना पड़ा, क्योंकि जिस समय वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था उस समय सभी लोगों की सहमति उसमें नहीं थी। हो सकता है वहां किसी पार्टिकुलर पार्टी के द्वारा उसका निर्माण किया गया हो या फिर कोई कुछ खास लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण किया गया हो, लेकिन भारत के एस्पेक्ट में ऐसा नहीं था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि छोटे मोटे कुछ रीजन्स को लेकर सवाल तो उठाए गए, लेकिन अभी तक किसी बड़े सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने इसके अस्तित्व पर अभी तक सवाल नहीं खड़ा किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है इंडियन के एस्पेक्ट में कि इसका संविधान सभी लोगों द्वारा माना जाता है और सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट रीजन हुआ। अगर इसकी सेकंड रीजन की, हम सबसे बड़ी रीजन की बात करें तो हम पाते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान में जो भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, वो इंडिया के लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई हैं, उनके अधिकारों को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं और उनके लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। साथ ही अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किन लोगों के द्वारा किया गया। तो ऐसे मेंबर्स जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, यानी कि हमने पहले भी आपको बताया कि जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, यानी कि विभिन्न एरियाज में, विभिन्न क्षेत्रों का इलेक्शन हुआ था, यानी विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसके मेंबर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया, रचना किया गया। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे वो इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स से, यानी कि अलग अलग प्रांत के लोग इसमें शामिल थे, यानी पूरे इंडिया के लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया।
अगर हम इसे और भी सिंपल वे में समझना चाहें अगर इस पॉइंट को, तो जो भी मेंबर्स थे अगर उनकी आइडेंटिटी हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जितने भी मेंबर्स थे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे वो अलग अलग समूह के थे, अलग जाति से बिलोंग करते थे, अलग वर्ग के थे, अलग रिलीजन के थे और अलग अलग ऑक्यूपेशंस के थे। तो इस तरह से क्या हम देखते हैं कि हर एक मेंबर इंडिया के डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी लोग थे उन्होंने सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर में वर्क किया। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये जो असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से ओपन माइंडेड होकर, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना जाता था, उनसे राय मशवरा किया जाता था, उस पर डिबेट किया जाता था और इस तरह से संविधान के निर्माण में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा की। देखिए स्टूडेंट्स, भारत के संविधान का निर्माण करते समय सबसे पहले तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए, यानी कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का सबसे पहले डिसाइड किया गया और उसके बाद जितने भी मेंबर्स थे उनको एग्री किया गया, उनकी सहमति ली गई कि हाँ, जब हम भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल्स वगैरह जो भी नियम और कानून है उसको डालेंगे तो उन्हीं प्रिंसिपल्स पर वो बेस्ड होना चाहिए। अब इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नाम सामने आता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। क्या बनाया? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, इसको इस तरह से समझिए कि भारत के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी धाराएं जो हैं वो डाली गई थी। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था कि ये एक बैठक कर रही थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य जो थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके अध्यक्षता में जो भी आर्टिकल शामिल किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन सब पर डिबेट करना था, यानी उन सब पर बहसें करनी थी, उन सब के अस्तित्व पर आगे चलकर कभी भी कोई सवाल खड़ा ना हो। इसलिए पहले ही इस कमेटी का ये काम था कि उन सारे आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन किया जाए और फिर उसके बाद उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कई दौर में चर्चाएं, काफी लंबी चर्चाएं हुई। जितने भी आर्टिकल्स बनाए थे उनमें करीबन 2000 से ज्यादा सुधारों पर चर्चा की गई। दैट मीन्स कि जो भी आर्टिकल्स थे उनमें अगर कहीं भी कोई कमी पाई गई तो उस पर चर्चाएं की गई और उसमें सुधार करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे डाला गया। और स्टूडेंट्स, इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगभग 3 सालों तक अपना काम किया और इन 3 सालों में से 114 डेज तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स थे उस पर 114 डेज तक बहुत ही गंभीर रूप से चर्चा की गई। और स्टूडेंट्स, इस कमेटी की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें 114 डेज तक चले जो भी डिबेट्स थे उसके हर एक शब्द को, हर एक बातों को रिकॉर्ड किया गया और उसे संभाल कर रखा गया है। दैट मीन्स कि जितने भी मेंबर्स इसमें शामिल थे तो जो भी आर्टिकल्स पे जिसके जो भी विचार थे और उन्होंने जो भी उसमें सुधार किया और किस एस्पेक्ट में उन आर्टिकल्स का निर्माण किया गया, इन सभी बातों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और इन सभी रिकॉर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे इसके वॉल्यूम्स यानी कि पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड करके रखा गया है। और स्टूडेंट्स, जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को लेकर, किसी आर्टिकल को लेकर उसकी व्याख्या करनी होती है, यानी उसके पीछे के मीनिंग को समझना होता है, तब इस दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है। जो कि रिकॉर्ड करके रखा गया है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझा। उसके बाद हम लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी को समझा कि किस तरह से कितने समय तक एवरी आर्टिकल्स पर वहां पर डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, उसके बाद उसे कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे डाला गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसे डाला गया, यानी हमारे संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किन मूल्यों के आधार पर किया गया, किन आदर्शों के आधार पर किया गया, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, भारत के सरजमी पर
बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा की। और जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था उससे पहले उन्होंने एक सपना देखा था, यानी कि उनके कुछ व्यूज थे कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क किस तरह का होना चाहिए और किन बातों को उसमें शामिल करना चाहिए। उनमें से ही एक थे हमारे महात्मा गांधी। हालांकि वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन उस असेंबली के कुछ मेंबर्स जो थे वो महात्मा गांधी के थॉट्स को, उनके विचारों को फॉलो करते थे। सो महात्मा गांधी का अपना एक मैगजीन प्रकाशित हुआ था यंग इंडिया के नाम से 1931 में, जिसमें उन्होंने भारत का संविधान कैसा हो इसके बारे में अपने थॉट्स, अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. That means कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मीन्स संविधान में ऐसी बातों को शामिल करना चाहिए जिससे कि फिर भारत का कोई भी सदस्य गुलाम ना रहे, हर किसी को आज़ादी मिले अपनी बात को रखने का, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का। आगे उन्होंने कहा, I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. That means कि मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी, यानी कि भारत का अगर कोई सबसे गरीब व्यक्ति भी है तो वो अपना माने इस संविधान को और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, यानी कि इक्वल पार्टिसिपेशन की उन्होंने कामना की थी, इच्छा जाहिर की थी। और उन्होंने कहा कि एन इंडिया इन विच हाई क्लास एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, यानी कि ना तो कोई हाई क्लास हो और ना ही कोई लो क्लास हो। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे, जितने भी कम्युनिटीज के लोग होंगे भारत में वो सब आपस में मिलजुल कर रहे, ऐसा उन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो, यानी कि वो ऐसे भारत का निर्माण चाहते थे जहां पर लोग नशा ना करें और छुआछूत जैसी अभिशाप जो है, वो कुरीति जो है वो भारत में ना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार होना चाहिए, यानी कि भारत में जितना इम्पोर्टेंस, जितना वैल्यू मर्दों को दिया जाता है उतना ही इम्पोर्टेंस औरतों को भी मिलना चाहिए, उतना ही वैल्यू भारत में औरतों को भी मिलना चाहिए। वो भी अपने देश में आज़ादी से जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हों और खुल के अपना जीवन जी सकती हों, उन पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। I shall be satisfied with nothing else। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होने वाला, यानी कि भारतीय संविधान में अगर इन सारी चीजों को नहीं डाला जाता है, ये सारे अधिकार यहाँ के लोगों को, चाहे विमेंस की बात हो या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज की बात हो, अगर उनका हक उन्हें नहीं दिया जाता है, उनको आज़ादी नहीं दी जाती है, साथ ही हमारा समाज नशा मुक्त नहीं होता है या फिर छुआछूत जैसी जो कुरीतियां हैं वो दूर नहीं होती हैं, तो इसके अलावा जो बनेगा हमारा संविधान वो मुझे मंजूर नहीं होगा। मुझे मंजूर ऐसा संविधान होगा जहां पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और भारतीय इतिहास में एक और ग्रेट पर्सन जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी कुछ उम्मीदें की थी, कुछ सपने सजाए थे कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए और उनके भारत में कौन कौन से सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये चाहते थे कि भारतीय समाज भेदभाव से रहित हो, यानी यहाँ पर के लोगों के बीच भेदभाव ना किया जाए, चाहे डिफरेंट कम्युनिटीज हो या फिर मेन एंड विमेन की बात हो। साथ ही भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि यहाँ के सारे कम्युनिटीज, सारे रिलीजन के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा, एक जैसा उनके साथ
बिहेव करना होगा। बट एक चीज और थी कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो महात्मा गांधी के बहुत सारे विचारों से सहमत नहीं हुआ करते थे, यानी कि कभी कभी वो क्या करते थे कि उनके विचारों का विरोध भी करते थे, उनकी आलोचना भी किया करते थे। जो संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसके अंतिम अपने लास्ट स्पीच में, अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को, यानी कि उनका जो विजन था, उनकी जो एंजाइटी थी, उसे उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। दैट मीन्स कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, तो आगे चलकर हो सकता है कि भारत की जनता जो है वो सरकार की कार्य प्रणालियों से खुश ना हो और वो उनका विरोध करें। तो एक ऐसा ही लाइफ हम लोग जीने वाले थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, यानी कि जो पॉलिटिकल व्यू होगा, पॉलिटिकल सेक्टर होगा, वहां पर तो लोग समानता होगी, हर कोई वहां पर वोट दे सकता है, हर कोई ये फ्री है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन खुद करेगा। लेकिन जो रियल लाइफ है वहां पर अगर हम इकोनॉमिक वे में बात करें और सोशल लाइफ की अगर बात करें, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ की बात करें, तो वहां पर काफी ज्यादा इनइक्वलिटी होगी, यानी कि असमानता होगी, क्योंकि लोग अलग अलग सेक्टर से होंगे, लोगों का इकोनॉमिक लाइफ अलग होगा, लोगों का सोशल लाइफ अलग होगा। इस तरह से पॉलिटिकल लाइफ में हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी होगी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वहां पर इनइक्वलिटी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. उन्होंने कहा कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व, इस सिद्धांत को मानेंगे जरूर, लेकिन हमारा जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है, इसमें क्या होगा कि हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण, यानी जिस तरह का हमारा सामाजिक संरचना है और हमारा आर्थिक जीवन होगा, उसी के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। दैट मीन्स लोग इस बात का विरोध जरूर करेंगे कि सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में ही सभी लोगों को एक समान क्यों माना जाए। रियल लाइफ की अगर बात करें, हम सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, तो यहाँ पर इतनी असमानता क्यों है। जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हैं और अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारी जनता जरूर उठाएगी। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी कि इस तरह से विरोधाभासी जीवन हम लोग कब तक जीते रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक हम समानता को नकारते रहेंगे, कब तक जो है वो डिफरेंसेस यहाँ पर रहेंगी, गरीबी और अमीरी का, और सामाजिक दूरी बनी रहेगी। इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल, यानी कि अगर यह नकारना, यानी इसको डिनाई करना, यानी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को अगर हम उनकी जो इक्वलिटी होनी चाहिए उसे अगर हम नकारते रहेंगे ज्यादा समय तक, ज्यादा लंबा समय अगर ऐसा चला, तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो संकट में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जनता कब तक इस बात को नकारती रहेगी कि हम लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यहाँ पर इनइक्वलिटी है, और आर्थिक रूप से भी हमारा जो डिफरेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी कि भारत में गरीबी और बढ़ती जाएगी और जो अमीर हैं वो धीरे धीरे और भी अमीर होते चले जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन अगर बहुत लंबे समय तक बनी रही इंडिया में, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग यहाँ के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर ही सवाल उठाएंगे
और साथ ही इसका विरोध भी करेंगे। तो ये विचार थे स्टूडेंट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और इससे पहले हम लोगों ने महात्मा गांधी के विचारों को भी समझा कि उनकी क्या चिंताएं थी, क्या सोच थी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भारत के संविधान को लेकर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे फिलॉसफी क्या थी, यानी कि उसके पीछे का दर्शन क्या था। दर्शन कहने का मतलब है कि किन विचारों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई, किन विचारों के, किन वैल्यूज के बेस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करते हैं, भारतीय संविधान की शुरुआत करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में ही कुछ बेसिक वैल्यूज की एक छोटी सी शॉर्ट स्टेटमेंट दिया गया है। संविधान के शुरुआत में एक छोटा स्टेटमेंट दिया गया है जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे प्रस्तावना कहा जाता है, जो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में मॉर्निंग असेंबली में इसे बोला जाता है। और इस प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस हम इसी बात से समझ सकते हैं कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसी को आधार मानकर, उसी के बेस पर जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो इसी के बेसिस पर लिखे गए हैं, इसी को आधार मान करके सारे आर्टिकल्स का निर्माण किया गया है। और स्टूडेंट्स, इस प्रीएम्बल की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि इसके बेस पर, यानी कि इसका सहारा लेकर हम इस बात को परख सकते हैं कि भारत में जो भी कानून है वो कौन सा कानून अच्छा है, कौन सा फैसला अच्छा है या बुरा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान की आत्मा उसमें बसती है। सो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अपने प्रीएम्बल को पढ़ते हैं और उसमें लिखी गई बातों को, एक एक वर्ड को समझते हैं कि आखिर उसका मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये हमारा प्रीएम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, जिसमें लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारा प्रीएम्बल है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। अब इन सारे वर्ड्स के मीनिंग को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रीएम्बल की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। यहाँ पर स्टूडेंट्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान का निर्माण जो है इंडियन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से ही किया है, उन्हीं के थ्रू किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने आकर भारतीय संविधान का निर्माण किया है। तो वी द पीपल इंडिया ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ। सेकंड वर्ड यहां पर आता है सॉवरेन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मीनिंग है कि भारत के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो भी फैसले हैं उनको अपना फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी पावर, एक्सटर्नल पावर भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है कि वो अपने यहाँ के लोगों से रिलेटेड कोई भी फैसला लें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर थर्ड वर्ड यूज हुआ है सोशलिस्ट, जिसे समाजवादी कहते हैं। समाजवादी कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो राष्ट्र है यहाँ पर जो भी संपदाएं पाई जाती हैं उन पर क्या होना चाहिए? उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि सभी लोगों को इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। साथ ही जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, उन पर सभी लोगों का हक होना चाहिए, जिससे कि जो भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसको कम किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है सेक्युलर। सेक्युलर का हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत के नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑफिशियल रिलीजन इन द सेंस कि ऐसा कोई रिलीजन भारत का नहीं है कि भारत सरकार आपको कहे कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको इसी रिलीजन को फॉलो करना होगा, ऐसा कुछ नहीं इंडिया में। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं आप उसको मान सकते हैं। और भारत का संविधान जो है वो हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देता है, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। इससे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। ये उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि डेमोक्रेटिक कहने का मतलब है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। दैट मीन्स कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, अपने रूलर्स का सिलेक्शन खुद करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी कि जो लीडर्स होते हैं वो अपने यहाँ के सिटीजन्स के प्रति जवाबदेह होते हैं। और ये जो गवर्नमेंट होती है, ये जो रूलर्स होते हैं वो कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए अपना शासन करते हैं भारत में, यानी डेमोक्रेसी में। यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी होता है गणराज्य, जो हम लोगों पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जो भी शासन होगा, जो भी रूल्स होगा, यानी जो भी रूलर्स होगा, उनका सिलेक्शन क्या होगा, लोगों के द्वारा किया जाएगा, ना कि वो जो हमारे शासक होंगे, जो रूलर्स होंगे, वो किसी वंश के होंगे या किसी राज्य खानदान के होंगे, राजा महाराजा के रिलेटिव्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग जिसे चुनेंगे उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा एज ए रूलर। द नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय, यानी जो भी नागरिक हैं इंडिया के, जो भी सिटीजन्स है, उनके साथ न्याय किस बेसिस पे किया जाएगा। ना तो उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव इंडिया में नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी कानून बने हुए हैं, वो सभी कानून जो है वो यहाँ के जितने भी सिटीजन्स है उनके लिए इक्वल हैं। अगर कोई धर्म का व्यक्ति अगर किसी जुर्म को करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो दूसरे धर्म के लोगों को मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि जो जस्टिस है वो इक्वल जस्टिस का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, गरिमा। गरिमा कहने का मतलब है, लिबर्टी का मतलब है कि जो भारत के सिटीजन्स हैं उनको इस बात की आज़ादी है, उन पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो अपने विचारों को प्रस्तुत ना कर सके। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत में आज़ाद है। उनको हक है कि वो अपनी बातों को किसी के भी सामने, गवर्नमेंट के सामने हो या फिर कह सकते हैं अपना विरोध प्रदर्शन वहां पर कर सकता है, लेकिन बगैर हथियार के। सो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। वहीं अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बातें कही गई हैं कि लॉ के सामने, यानी कानून के सामने सभी लोग जो हैं वो इक्वल होंगे। जो पुरानी असमानताएं, इनइक्वलिटी चली आ रही थी, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और जो हमारी सरकार है वो नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े उसमें क्या था कि ज्यादातर या तो गवर्नमेंट के लिए वो सारी चीजें अप्लाइड थी या फिर हमारे लॉज में वो सारी चीजें, आर्टिकल्स में वो सारी चीजें लिखी गई थी। लेकिन लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, फैटर्निटी। फैटर्निटी कहने का मतलब है कि भारत के जो लोग हैं वो आपस में इस तरह का बिहेव करेंगे, इस तरह का आचरण करेंगे जैसे कि वो सभी लोग एक परिवार के ही सदस्य हों। ये जिम्मेदारी किसकी होगी, यहाँ के पब्लिक की होगी, यहाँ के सिटीजन्स की होगी। इंडिया का कोई भी नागरिक खुद से किसी दूसरे व्यक्ति को कम नहीं आंकेगा। यानी कि इसमें इक्वलिटी का भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि हम जो भी और भी दूसरे सिटीजन्स हैं इंडिया को, उनको अपनी तरह ही समझे और किसी को कमतर ना आके। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको हम लोगों ने समझा कि आखिर इस प्रीएम्बल में
क्या कही गई है, और इन्हीं सारे वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी आर्टिकल्स बनाए गए हैं वो इसी के बेस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माण किया गया है। और इसीलिए प्रियम्बल को याद रखिएगा, प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कहा गया है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रियम्बल में पहले सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को शामिल नहीं किया गया था। तो 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान संशोधन लागू किया गया 1976 में, तब इस वर्ड को हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया। नाउ स्टूडेंट्स, आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी कि संस्थाओं का स्वरूप। तो संस्थाएं कहने का क्या मतलब है कि भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि आप पुलिस सर्विसिंग को ले लीजिए, सर्विसेज को ले लीजिए, लेजिस्लेचर्स को ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशंस को ले लीजिए, इंडस्ट्री सेक्शन को ले लीजिए। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भारत में एक संस्था के रूप में कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। ऐसा नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ वैल्यूज और उसकी जो फिलॉसफी है उसी के बारे में सिर्फ बता दिया गया है, जबकि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन पर ये लागू भी किया गया है, उनके वैल्यूज को उन पर अप्लाई भी किया गया है। साथ ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा और विशाल डॉक्यूमेंट्स है। तो इस वजह से क्या होता है कि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं, तो इसके लिए समय समय पर इसमें कुछ अपडेट जो है वो सुधार जो है वो किए जाते रहते हैं। दैट मीन्स कि टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेशन होते रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लोगों ने भी भारतीय संविधान का निर्माण किया उनकी ये सोच थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ की जो सिटीजन्स है उनके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते रहे, साथ ही जो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके समान ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चलता रहे और उसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। उन्होंने इसको क्या किया कि एक पवित्र या स्थायी ग्रंथ के रूप में इसे प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि इसे एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रस्तुत किया कि अगर जरूरत पड़े तो इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में या डिफरेंट सेक्शंस में अगर कुछ सुधार होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा जाता है, यानी कि संविधान संशोधन कहा जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स, किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन के तरह ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि भारत में जो रूलर्स होंगे, जो भी इस देश पर शासन करेगा, उनका सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, इस बात का जिक्र भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एकदम साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे यहाँ के जो रूलर्स होंगे उनके पास कितनी पावर होगी और किस तरह के फैसले वे लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ भारत का जो संविधान है, यहाँ के जो सिटीजन्स है उनके लिए कुछ राइट्स यानी कि उनके अधिकार को भी तय करता है, जिससे कि यहाँ पर जो रूलर्स हैं उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा निर्धारित हो जाए कि वो उसी के दायरे में रहकर काम करे, उससे बाहर ना जाए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से निर्माण किया गया, किस परिस्थितियों में निर्माण किया गया, क्या सिचुएशंस थे और किन लोगों ने इसका निर्माण किया। साथ ही साथ कुछ इसके इम्पोर्टेंस, वैल्यूज और इसके फिलॉसफी को भी हम लोगों ने समझा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा जो कि प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें लिखे गए बातों को भी हम लोगों ने ध्यान से समझा। सो आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। So thank you so much for watching.